डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समुद्रों से ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम के नाभिक की निम्न ऊर्जा लो एनर्जी न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है और भारी नाभिक को हल्के नाभिकों यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। इसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, मीन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसे समझने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² को समझना होगा। इस ऊर्जा की उत्पत्ति मूल नाभिक यानी कि ओरिजिनल न्यूक्लियस और उत्पादित नाभिक यानी कि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के द्रव्यमान में अंतर के कारण होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन यानी कि फिजन में जो मुक्त ऊर्जा होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन यानी कि कंबशन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। विद्युत उत्पादन में डिज़ाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन उत्पन्न करते हैं, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इस मुक्त ऊर्जा का मान E = mc² होता है, जहाँ m है मूल नाभिक ओरिजिनल न्यूक्लियस तथा उत्पाद नाभिक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के द्रव्यमान में अंतर, मीन्स डिफरेंस इन मास बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। यहाँ c है प्रकाश की निर्वात में चाल, मीन्स c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल है। अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान में एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे देश में तारापुर, राणा प्रताप सागर, कल्पक्कम, नरौरा, काकरापार तथा कैगा में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र के उपयोग की भी कुछ सीमाएं हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट है कि उपयोग के बाद शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा यानी कि स्टोरेज एंड डिस्पोजल कैसे किया जाए, क्योंकि शेष बचा ईंधन यूरेनियम अभी भी हानिकारक विकिरण रेडिएशंस उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित यानी कि कंटामिनेट होता है। इन संयंत्रों से आकस्मिक रिसाव का खतरा भी रहता है, यानी कि लीकेज का खतरा रहता है। इन संयंत्रों के प्रतिष्ठापन यानी कि इंस्टॉलेशन में अधिक लागत लगती है तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता यानी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी बृहत स्तर यानी कि लार्ज स्केल पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए यानी डिस्ट्रक्शन के लिए किया गया। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया यानी कि फिजन चेन रिएक्शन का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर यानी कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के सिद्धांत के समान है। आजकल के सभी व्यापारिक यानी कि कमर्शियल नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक यानी कि न्यूक्लियाई के संयोग से भारी नाभिक बनता है, जैसे कि सूर्य और अन्य तारों में
हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के संयोग से हीलियम उत्पन्न होती है और ऊर्जा निकलती है, लेकिन इस अभिक्रिया को करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, मीन्स बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित यानी कि डेटोनेट करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकेंड्स में 10⁻7 केल्विन तक बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलायत यानी कि फ्यूज होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स कंबशन पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस उत्पन्न करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो नाभिकीय ईंधन के विकिरण यानी कि रेडिएशंस अत्यधिक हानिकारक हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें ईंधन के किस स्रोत का उपयोग करना चाहिए। हमें ईंधन के ऐसे स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता यानी कि कम खर्च पर ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की दक्षता मीन्स एफिशिएंसी अधिक हो। इस आधार पर कुछ प्राकृतिक गैसें, नेचुरल गैस और सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, और सौर सेल यानी कि सोलर सेल्स, ये भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे जल, पवन आदि ऊर्जा के बेहतर स्रोत तो हैं, लेकिन इनके संयोजन में पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें ऊर्जा का स्रोत बहुत सोच समझकर चूज करना चाहिए। यदि हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं। ऊर्जा के ये स्रोत कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें ऊर्जा के समाप्य स्रोत यानी कि एग्जॉस्टिबल सोर्सेज और अनवीकरणीय स्रोत यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। लेकिन सूर्य, जल, पवन, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा के कभी न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। यदि हम नए नए वृक्ष लगाकर लकड़ी की आपूर्ति का सुनिश्चित कर ले सकें तो ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इनका पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों को ऊर्जा के नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस या स्रोत कहते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है। ये ऊर्जा भूमिगत भंडारों यानी कि अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है यानी कि नेग्लिजिबल है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।